वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं और जैसा कि आपको मालूम है हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग ने सबसे पहले 2022 का प्रीलिम्स का पेपर लिया है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और पहला सेक्शन जिसको हमने लिया है वो ज्योग्राफी का है। तो हम लोग ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था वेटलैंड से रिलेटेड कि कौन सा वेटलैंड जो है वो किस स्टेट में है। तो ये वेटलैंड की लोकेशन से रिलेटेड है, मतलब मेनली ये मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में है ये देखेंगे, मतलब कोई जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथ साथ क्या कहते हैं हम लोग इन वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। और चूँकि ये वेटलैंड्स जितने हैं ये सारे रामसार कन्वेंशन का पार्ट है, तो रामसार कन्वेंशन क्या उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम आपको एक बोनस क्वेश्चन देंगे जो कि आप इस वीडियो में डिस्कस की गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होगा और आपको उस बोनस क्वेश्चन को लास्ट में आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल विजडम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वो क्वेश्चन रहा जो यूपीएससी ने पूछा है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें यूपीएससी ने ये पूछा है कौन सा वेटलैंड है किस स्टेट में है। ठीक है, तो 4 पेयर्स दिए हैं। पहला हुकेरा वेटलैंड वो पंजाब में है, फिर रेणुका वेटलैंड उसकी लोकेशन देगी हिमाचल प्रदेश में, फिर तीसरा रुद्रसागर लेक उसका दिया है त्रिपुरा में, फिर चौथा शाशमकोटा लेक जिसका तमिलनाडु में दिया है। फिर यूपीएससी ने पूछा कि इसमें से कितने पेयर सही हैं। तो एक तो चीज़ इसमें जो नई है इस क्वेश्चन में वो ये है कि पूछने का स्टाइल। ठीक है, यूपीएससी इससे पहले जो क्वेश्चन पूछती थी ऑप्शन देती थी वो इस तरह से देती थी 1 ओनली 2 ओनली 1 और 2 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने ये यहाँ पे पूछने के स्टाइल में थोड़ी सी अपने चेंज किया है, नया स्टाइल आना है। इसमें ओनली 1 पेयर इज करेक्ट और ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट। ठीक है, तो यूपीएससी ने इस तरह से इसको पूछा है। ठीक है, तो जो 2022 से पहले इस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन की अप्रोच नहीं चेंज की थी, मतलब यूपीएससी इस तरह से नहीं पूछती थी। ठीक है, ये नया चेंज किया गया यूपीएससी ने 2022 में। उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी जो एलिमिनेशन टेक्निक और जो बाकी के गेस वर्क हम लोग करते हैं यूपीएससी उसको थोड़ा सा कम करना चाहती है। यूपीएससी चाहती है कि अगर इस क्वेश्चन में आपको मतलब एग्जैक्ट नॉलेज है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ही इस तरह के आंसर को, इस तरह क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएँ। अगर क्योंकि इससे पहले जो था उसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेटेड गेट्स वर्क लेके कर सकते थे कि अगर एक नहीं मालूम है तो उसको एलिमिनेट कर दिया और एलिमिनेशन टेक्निक लगा दी। तो वो यूपीएससी चाहती है कि वो वाली टेक्निक भी थोड़ा सा कम हो, लोग मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ही आंसर करें, मतलब कैलकुलेटेड गेस वर्क जो चलता है वो दूसरे क्वेश्चन में लग जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यूपीएससी ने एक वो एलिमेंट ऑफ गेस वर्क को कम करने की कोशिश करी है। तो पूछने का स्टाइल अच्छा है यूपीएससी का इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग, मतलब डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो हुकेरा वेटलैंड जो है ये पंजाब में नहीं है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, तो ये पेयर गलत हो गया। रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, तो ये पेयर सही है। रुद्रसागर लेक जो है वो त्रिपुरा में लोकेटेड है, ये पेयर भी सही है। शाशमकोटा लेक जो है तमिलनाडु में नहीं लोकेटेड है, केरल में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 4 में से 2 पेयर सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 पेयर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो बी आपका आंसर है और करेक्ट लोकेशन हमने यहाँ लिख रखी है इन चारों वेटलैंड्स की। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इन थोड़ा सा हुकेरा के बारे में, रेणुका के बारे में, रुद्रसागर के बारे में और शाशमकोटा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, कि क्योंकि यूपीएससी का यही स्टाइल है पूछने का कि इन्होंने आज हुकेरा वेटलैंड की लोकेशन पूछी है, कल उसके बारे में थोड़ा सा और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, जानना चाहते हैं क्या है। तो हुकेरा वेटलैंड जो है ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, रामसार कन्वेंशन के अंदर इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी बोला जाता है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी इसके पास डेजिग्नेशन है। ठीक है, और रामसार इसको हम लोग बोल सकते हैं ये रामसार लिस्ट का पार्ट है। ये वो वेटलैंड है जो रामसार लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और एक नेटवर्क ऑफ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज, इसको नेटवर्क ऑफ IBS बोलते हैं, उसका भी ये पार्ट है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर इंडियन गवर्नमेंट एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाती है, ये उसका भी पार्ट है। ठीक है, तो हुकेरा वेटलैंड के बारे में 3 इन्फॉर्मेशन हमने करेक्ट कर ली। रेणुका वेटलैंड के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रामसार कन्वेंशन है इसके बारे में और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो रेणुका वेटलैंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में, जैसे हमने पहले भी देखा था, हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसको ऊपर से देखो, टॉप व्यू देखो तो इसका शेप जो है वो इट्स लाइक अ स्लीपिंग वुमेन। ठीक है,
और इसकी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, ये हिमाचल प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है, ठीक है। और जो भगवान परशुराम थे, उनकी जो मदर है उनकी जो मदर थी रेणुका जी, उनके नाम पे ही इस लेक का नाम पड़ा है, ठीक है। और ये भी रामसार साइट है, वन ऑफ द रामसार साइट है, और रामसार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूडेड है ये। तो ये वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड के बारे में हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान ली। फिर रुद्रसागर लेक है तीसरा। रुद्रसागर लेक को हम लोग रुद्रसागर लेक को हम लोग त्विच लिखमा लेक से भी के नाम से भी जानते हैं, त्विच लिखमा लेक के नाम से भी इसको जानते हैं, त्विच लिखमा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये त्रिपुरा में लोकेटेड है, और ये भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है अंडर द रामसार कन्वेंशन, ठीक है। साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। शाशमकुट्टा लेक जो है ये केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये भी रामसार कन्वेंशन के अंदर इंक्लूडेड है, और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और शाशमकुट्टा लेक के पास ही एक टेम्पल है जिसका नाम शास्ता टेम्पल है। तो ये शाशमकुट्टा लेक जो है वो ये शास्ता टेम्पल के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये चारों लेक्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रामसार कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेटलैंड किसको बोलते हैं, वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड सिंपल टर्म्स में होता है, जैसे नाम में ही है वेटलैंड, मतलब ऐसी कोई भी एरिया जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, ठीक है। मतलब पानी इकट्ठा हो रहा हो, तो चाहे वो फ्लोइंग हो या फिर स्टैटिक हो या स्टैंडिंग वाटर हो, या फिर वो आपका ब्रैकिश हो, फ्रेश हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पानी वाला एरिया, लेक, पॉन्ड, रिजर्वायर्स, ठीक है, उन सारे क्या कहते हैं मार्शेस जो होते हैं, ठीक है, वो सब जहाँ पे पानी पानी इकट्ठा होता हो, जो मैनग्रूव्स में, ऐसे बिल्कुल बॉर्डर कोस्टल रीजन्स में, वो सारे आपके उन सबको उनको हम लोग वेटलैंड्स बोलते हैं। और चूँकि ये इनका काफ़ी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है वेटलैंड्स का, इसीलिए इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है इनका, तो इसीलिए इनके सेफगार्ड करने के लिए एक रामसार कन्वेंशन बना है, ठीक है। तो रामसार कन्वेंशन ने ही इनको डिफाइन किया है अपने वर्ड्स में, जिसको हम लोगों ने एक जनरल टर्म्स में देखा था। इट इज़ डिफाइन द वेटलैंड्स एज एन एरिया ऑफ मार्श, पेन, पीट लैंड एंड वाटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मतलब नेचुरली भी हो सकता है वहाँ पे, और आर्टिफिशियल लेक भी हो सकते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, हमने जैसे बोला, विद वाटर दैट इज़ फ्लोइंग और स्टैटिक, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्टी, मतलब मरीन वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। ब्रैकिश मतलब जहाँ पे सॉल्टी सी वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हों, ठीक है, फ्रेश वाटर भी होता है, वो सारे एरियाज़ क्या कहते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। मरीन एरियाज़ में अगर कोस्टल रीजन्स में वेटलैंड कोई लोकेटेड है, जैसे मैनग्रूव वगैरह, ठीक है, तो जिसकी डेप्थ जो होती है लो टाइड्स पे 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, ऐसे रीजन्स को, ऐसे एरियाज़ को कोस्टल रीजन में जिसमें मरीन वाटर इकट्ठा हो रहा हो, उसको भी हम लोग वेटलैंड के अंदर इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। तो सारे मार्शेस, पेन, लेक, पॉन्ड्स, ठीक है, इस तरह की छोटी कोई स्ट्रीम है, और वो सारी वेटलैंड के अंदर आ जाती है, और इस वेटलैंड का एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, इसके लिए ही रामसार कन्वेंशन बना है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी सी हम लोग अब ऐसे ही जान लेते हैं। बाकी हम लोग जब इन्वायरमेंट का वीडियो लाएंगे जिसमें रामसार वगैरह डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेटलैंड क्या होता है, रामसार क्या होता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका होता है कि वाटर प्यूरिफाई करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, सॉइल प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इस तरह, और साथ साथ आपका मतलब जो, और उसके साथ साथ आपका सॉइल की मीन्स ये उसके साथ साथ ये जैसे फ्लड्स होते हैं, फ्लड्स को ऑब्जॉर्व करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनको भी रोकने में हेल्प करते हैं, इनके अगेंस्ट में भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो अगर कोई साइक्लोन का वाटर आ रहा है तो उसको भी रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो रामसार कन्वेंशन इन्हीं वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन के लिए एक ट्रीटी बनी है, ठीक है, जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी का मतलब है कि वेरियस गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड की, वो इसका पार्ट है, ठीक है। और ये वेटलैंड के लिए आपको फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स के लिए प्रोवाइड करती है। मतलब ये दो चीज़ों के लिए कि वेटलैंड कंजर्व, जो इसमें पार्टीज़ होंगी जो इसमें साइन करेंगी रामसर कन्वेंशन को, और वो वेटलैंड्स का अपने कंट्रीज़ में वेटलैंड का कंजर्वेशन करेंगे, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द वाइट यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। तो वाइट यूज़ ऑफ वेटलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब एक टर्म है
तो वाइड यूज़ ऑफ वेटलैंड का मतलब ये है कि वेटलैंड का यूज़ तो किए जाएंगे, वो पार्ट रहेगा हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस का, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मतलब वेटलैंड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोचेस को अपनाया जाएगा जिससे कि वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिमिनिश ना हो, ख़त्म ना हो, ठीक है। जैसे टूरिज्म हो गया, फिशिंग हो गई, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ये वाइज यूज़ हैं वेटलैंड्स के। और इन सब चीज़ों से वेटलैंड को खतरा नहीं होगा, उनका कंजर्वेशन को खतरा नहीं होगा, ठीक है। और वो अपने इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करेंगे, तो इस तरह का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और जो ऐसे यूजेस होते हैं, जैसे डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं, जैसे वेटलैंड को पार्ट देना या फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, फिर आपको ज़मीन बना देना, ठीक है, या ख़त्म कर देना, ऐसे यूजेस जो मतलब वेटलैंड को का इकोलॉजिकल कैरेक्टर ख़त्म करेंगे या फिर वेटलैंड को ही आप ख़त्म कर देंगे, या तो इस तरह के यूजेस को रामसार कन्वेंशन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो जो अप्रोच इसके लिए है कि नेशनल एक्शन लिया जाएगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी किया जाएगा। नेशनल एक्शन का मीन्स ये है कि अगर जो वेटलैंड जिस कंट्री के अंदर हैं वो कंट्री अपने वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ लॉज रूल्स बनाएगी, और अगर कोई ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है तो उसको उसके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन होएगा, ठीक है। तो ये सब इस कन्वेंशन के अंदर इंक्लूडेड है। तो जो भी पार्टीज़ या जो भी कंट्रीज़ इनको साइन करती हैं, उनको 3 चीज़ों को मेनली कमिट करना होता है कि वो दे विल वर्क टुवर्ड द वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड, जो कि हमने अभी बोला कि वाइस यूज़ ऑफ की डेवलपमेंट तो कर सकते हैं अपने वेटलैंड्स का, ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर ख़त्म ना हो उस वेटलैंड का, ठीक है। और वो जो ऐसे वेटलैंड्स हैं उनको, उन कंट्रीज़ को लगता है उनको वो डेजिग्नेट करेंगे फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको रामसार लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेजिग्नेट का मतलब कि इनका नाम सजेस्ट करेंगे कि आप इनको रामसार कन्वेंशन को, कि आप इनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो जब ये उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जो रामसार लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो इनको एडिशनल प्रोटेक्शन अंडर कन्वेंशन कंट्रीज़ को अपने एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, एडिशनल कंजर्वेशन मेजर्स लेने होते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फिर अगर कोई ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है, जैसे हमने बात करी, उसके प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होगा, तो वो भी इस रामसार कन्वेंशन के अंदर ही होता है। 2 या 3 या 4 कंट्रीज जितनी भी हैं वो आएंगी, साथ में कोलैबोरेट करेंगी और ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए काम करेंगी, ठीक है। तो चूँकि इंडिया में टोटल 75 रामसार साइट्स हैं, और आपने देखा कि यूपीएससी ने इन 4 के बारे में पूछ भी लिया कि कौन सी किस स्टेट में है, तो अगर आइडियल उसमें देखेंगे तो आपको पूरी 75 रामसार साइट्स मालूम होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली इनको याद करना और ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो एक तो ये है कि आप नाम जान लीजिए कि कौन सा लेक वेटलैंड रामसार कन्वेंशन है, कि रामसार साइट है कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो याद रहता है। और साथ साथ कुछ वेटलैंड्स जो होते हैं, जो रामसार साइट्स होती हैं, वो न्यूज़ में भी रहती हैं किसी ना किसी रीजन्स की वजह से, जो करंट अफेयर्स का पार्ट होती हैं 1-2 साल के अंदर। तो ये थोड़ा उन वेटलैंड्स के बारे में भी जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो जान लीजिएगा कि ये वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर किस स्टेट में, जैसे यहाँ पे स्टेट का पूछ लिया था, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा पता करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो उसी चीज़ में हमने देखी कि मतलब 2022 में 11 और वेटलैंड्स को रामसार साइट के अंदर इंक्लूड किया गया इंडिया में, ठीक है। तो उनके थोड़े से नाम हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो नए वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए रामसार साइट में, उनको उनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। तो उनके नाम इस तरह से हैं। उड़ीसा में 3 वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें तम्पारा लेक, अंसुपा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर है, ठीक है। एमपी में यशवंत सागर एक नया वेटलैंड को इंटरनेशनल रामसार लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और तमिलनाडु में 4 इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें चित्रांगुड़ी वर्ल्ड सेंचुरी है, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वदुवूर बर्ड सेंचुरी है, और कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी है। ये चारों को तमिलनाडु में इंक्लूड किया गया है। महाराष्ट्र में एक वेटलैंड है जिसको इंक्लूड किया गया है, थाने क्रीक, ठीक है। थाने एक जगह है महाराष्ट्र में। और जम्मू एंड कश्मीर में 2 वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें हाईकाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है और दूसरा शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये 11 नाम हैं। इनको मतलब इनके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है, किस किस स्टेट में ये भी बता दिया। थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि चारों अभी रिसेंटली 2022 में इंक्लूड किए गए हैं रामसार लिस्ट के अंदर, तो यूपीएससी इनको पूछ सकती है। और इसके अलावा जो वेटलैंड्स आपके न्यूज़ में रहते हैं, करंट अफेयर्स में रहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रामसार साइट के बारे में फिर एक टर्म हम लोगों ने और पहले यूज़ किया था,
इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरियाज़। तो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरियाज़ क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरियाज़, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो वही एक इंटरनेशनल बर्ड ये एक वही एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ का एक ग्लोबल नेटवर्क बना रही है, ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट एरियाज़ जहाँ पे बर्ड आती हैं या रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बना रही है ताकि बर्ड्स का कंजर्वेशन हो सके, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, और अपना जो ग्लोबल नेटवर्क बना रही है उसके थ्रू उनको प्रोटेक्ट और मेंटेन भी करती है, ठीक है, ताकि फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी, मतलब बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा ग्लोबल नेटवर्क बर्ड लाइफ इंटरनेशनल प्रिपेयर कर रही है, बना रही है और उसको मेंटेन भी कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं कि किस एरिया को हम लोग इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो जो ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज़ होती हैं उसमें से एक या एक से ज़्यादा जो ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू IUCN, उसका सिग्निफिकेंट नंबर वहाँ पे रहता हो, ठीक है। इट शुड होल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ 1 और मोर ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज़, मतलब ऐसी बर्ड स्पीशीज़ जो कि वल्नरेबल हो, थ्रेटेंड हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, ऐसी बर्ड स्पीशीज़ का एक से ज़्यादा स्पीशीज़ किसी एरिया में रहता है तो उसको भी हम लोग IBA के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी साइट जहाँ पे कोई बर्ड की ऐसी स्पीशीज़ जो कि रिस्ट्रिक्टेड रेंज या बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज़ के रूप में रहती हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एरिया या कोई भी ऐसा साइट जहाँ पे मतलब आपकी एंडेमिक बर्ड की स्पीशीज़ रहती हो। एंडेमिक का मतलब ये कि वो उसी बायोम उसी एरिया में रहेगी, उसी रेंज में रहेगी और उसके अलावा आपको क्या कहते हैं पूरी वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई साइट्स जो उसमें रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज़ का मतलब होता है कि उस रेंज के बाहर नहीं मिलेगी, ठीक है। बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज़ मतलब उस बायोम के बाहर वो स्पीशीज़ नहीं मिलेगी। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह की स्पीशीज़ बर्ड की रहती हैं तो उसको भी हम लोग IBA के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी और कॉन्ग्रेटरी बर्ड्स आ रही हों, ठीक है। जैसे विंटर सीज़न में साइबेरिया से काफ़ी बर्ड्स आती हैं, रशिया से काफ़ी बर्ड्स आती हैं इंडिया में और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जगह, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का ढेर सारा नंबर आ रहा हो किसी पर्टिकुलर सीज़न में, तो उनको भी हम लोग इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस कर ली। इसके साथ साथ अब हम आपको एक बोनस क्वेश्चन देंगे जिसको हमने इस इन वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। और जाने से पहले आप उस बोनस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके।